बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने फेडरल बोर्ड का क्लास 9 यूनिट नंबर 1 थ्योरी कंप्लीट कर ली थी और हमने न्यूमेरिकल्स आधे कर लिए थे। इंशाल्लाह उसके जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं यानी कि 5 से लेकर 10 तक वो मैं आपको इंशाल्लाह आज रात तक या फिर कल आप तक पहुंच जाएंगे। अभी हमने स्टार्ट करना है, मैं इसकी अलग प्लेलिस्ट बना रहा हूँ सिंध बोर्ड का, और सिंध बोर्ड को हम पहले क्लास 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फेडरल बोर्ड को हमने पहले क्लास 9 से स्टार्ट किया है, बट सिंध बोर्ड को हम पहले क्लास 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो को जब भी देखने जाओ पहले प्लेलिस्ट चेक कर लेना कि प्लेलिस्ट में क्या हेडिंग डली हुई। फेडरल बोर्ड क्लास 9 है तो वो 9 वाली देखें ताकि उनको आसानी रहे, क्योंकि ऑलमोस्ट टॉपिक सेम हो रहे हैं। फेडरल बोर्ड के, सिंध बोर्ड के 9-10 के काफ़ी सारे टॉपिक सेम होते हैं। ठीक है, तो उसमें तुम्हें ये परेशानी ना हो कि अगर तुम सिंध बोर्ड के हो मैट्रिक के और तुम फेडरल बोर्ड के मैट्रिक में चले गए हो तो टॉपिक शायद थोड़े सेम हो लेकिन तुम्हारा थ्योरी उनकी थ्योरी से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है जी, तो आज हमने स्टार्ट करना है क्लास 10 को। यूनिट नंबर 10 है इनका पहला, जनरल वेव प्रॉपर्टीज़। क्वेश्चन आंसर्स हैं। पार्ट 1 क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही थी, दैट इज़ द ओनली रीज़न मैंने इसको स्प्लिट कर दिया है। इस वाले पार्ट में मैंने ऑलमोस्ट 70% चीज़ें कंप्लीट करा दी हैं। पार्ट 2 के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें आएंगी, एक तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक आएगा और उसके बाद हमारे पास आएगा उसमें एक डिफरेंशिएट आएगा। ठीक है, और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स होंगे। इसके न्यूमेरिकल्स की मेरे ख्याल से 8-10 मिनट की वीडियो बनेगी, उसमें मैं सारे न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह इसके कवर करवा दूंगा क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स आसान है। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 10 जनरल वेव प्रॉपर्टीज़, सिंध बोर्ड क्लास 10। चले जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ वेव। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना, मैंने ये नोट्स बनाए बुक से ही हैं लेकिन मैंने कुछ चीज़ें शॉर्ट की हैं। ठीक है, तो जो मैंने कट किया है चाहो तो पढ़ लेना, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ही रिलाई करो, चाहो तो पढ़ लेना, लेकिन मैंने इतना कर दिया है कि अगर तुम इन वीडियोस से या इन पावर पॉइंट की स्लाइड से काम करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा बआसानी, कोई मसले वाली बात नहीं होगी। ठीक है, ये मैं आपको क्लेम करता हूँ, वो आपको पता भी चल जाएगा। अगर तुम इससे प्रिपेयर करके अपने अपकमिंग एग्जाम्स में यानी कि प्रीलिम्स या फिर असेसमेंट्स या फिर कोई भी क्लास टेस्ट में इसको लिखते हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि टीचर इसको सही कर रहा है या गलत कर रहा है। उम्मीद है आपका ये काम सही कहलाएगा। ठीक है जी, व्हाट इज़ वेव्स? A method of transporting energy from one point to another point without transfer of matter is called wave। आपको वेव से इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हुई थी उन्होंने, लेकिन मैंने इसको सिंपल इतना कर दिया कि कोई भी एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रही है विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, उसमें कोई ट्रांसफर ऑफ मैटर नहीं है, इस कॉल्ड वेव है। इसको हम इस तरीके से बता सकते हैं कि आपकी साउंड वेव्स, ठीक है, आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ आप तक पहुँचना, ये सारी चीज़ें होना, ये सारा वेव्स के अंदर ही आता है। ठीक है, एक लाइन का मैंने और इजाफा कर दिया कि डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेव लाइक वी कैन प्रोड्यूस वेव्स बाय यूजिंग रोप। जब आप रस्सी को उछालते हो तो वहाँ पर भी वेव क्रिएट हो रही है, स्लिंग की स्प्रिंग से भी हो रही है, और वाटर वेव इन रिपल टैंक्स। व्हाट इज़ वाटर वेव इन रिपल टैंक, वो मैं अभी आपको आगे जाके बताऊंगा। यही एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है रिपल टैंक की। बाकी यूजिंग रोप और स्लिंग की स्प्रिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैंने उसको फर्दर मजीद डिफाइन करना मुनासिब नहीं समझा। आप चाहो तो बुक से जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, अच्छा भाई, व्हाट इज़ रिपल टैंक, क्वेश्चन नंबर 2। अब इससे फेडरल बोर्ड वाले काफ़ी वाकिफ़ होंगे बट सिंध बोर्ड वाले ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं, बिकॉज सिंध बोर्ड में पहली बार ही आया ये मैट्रिक में इसका रिपल टैंक का। रिपल टैंक है क्या चीज़? मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसकी वीडियो भी इसकी तस्वीर मैंने आपको दिखा दी ताकि आपको मज़ीद समझ में आ जाए। रिपल टैंक बेसिकली एक ग्लास टैंक है पानी का, जिसको हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम बता सकें कि भाई वेव्स किस तरीके से चल रही हैं। यानी कि आप समझ लो कि लेबॉर्ट्री में ये काम हो रहा है। ठीक है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आपके घरों में लगी हुई है। इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि वेव की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, वो किस तरीके से ट्रैवल कर रही है, वो किस तरीके से सारे काम उसके अंदर हो रहे हैं। ठीक है, अ रिपल टैंक इज अ शैलो ग्लास टैंक ऑफ वाटर यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेव आपकी ये बताती है। ठीक है, इट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेव टैंक। द रिपल टैंक इज यूजुअली इल्यूमिनेटेड फ्रॉम अबव सो दैट द लाइट शाइन्स थ्रू द वाटर टू विजुअलाइज द वेव बीइंग प्रोड्यूस। ठीक है, अभी आपको अगली स्लाइड में इसकी डायग्राम से और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और अगर बुक सामने रख के इसको देख रहे हो वीडियो को तो तुम्हें और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, इसमें एक लाइट लगी हुई होती है ऊपर की तरफ और नीचे पानी चल रही होते हैं, और उसके बाद फिर एक प्लेट होती है शीशे की। ठीक है, उसमें फिर हमें दिखाया जाता है कि भाई वेव किस तरीके से ट्रेवल कर रही है। इन द लेबॉर्ट्री वी कैन प्रोड्यूस वाटर वेव विद अ रिपल टैंक। इन द रिपल टैंक अ स्मॉल वाइब्रेटर इसमें होता है लगा हुआ, ताकि वो वाटर की सरफेस में मूवमेंट ला सके। ठीक है, रिजल्टिंग इन वाटर पार्टिकल्स एट द सरफेस दैट आर इन कॉन्टैक्ट विद द डिपर बीइंग मेड मूव अप एंड डाउन। वो अप एंड डाउन ट्रेवल कर रही होती है बिकॉज ऑफ वाइब्रेटर।
ठीक है। दिस अप एंड डाउन मोशन सून स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वाटर सरफेस इन द टैंक इन द फॉर्म ऑफ रिपल्स। वो टैंक के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है, बन रही होती है इन द फॉर्म ऑफ रिपल्स। अभी मैं तुम्हें इसकी डायग्राम दिखाता हूँ तो तुम्हें उससे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा भाई ये देखो, दिस इज कॉल्ड रिपल टैंक। कोई इतनी मुश्किल डायग्राम नहीं, मैंने गूगल से उठा के लगाई है इसमें, ठीक है। रिपल टैंक है क्या बेसिकली, ये आप देखो इसमें आपको एक एक चीज़ इन्होंने बताई, बस इसमें मेरे ख्याल से एक चीज़ का इन्होंने तस्करा नहीं किया है शायद इस डायग्राम में जो तुम्हारी बुक के अंदर है। वो मेरे ख्याल से इलास्टिक बॉन्ड्स हैं, सॉरी बैंड्स हैं जो साथ लगते हैं लैंप की नीचे वाली स्टैंड पे। वो तुम जब बुक में देखोगे तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। लैंप लगी हुई ऊपर, वाइब्रेशन जनरेटर लगा हुआ है, पानी उसी प्लेट के ऊपर, उस ट्रे के ऊपर है, और जो उस वेव का पैटर्न आ रहा है वो नीचे आ रहा है तस्वीर में, जो नीचे लिखा हुआ है ट्रांसवर्स वाटर वेव पैटर्न। तो ऊपर जो सारी चीज़ें हो रही हैं, लाइट की, वाइब्रेशन जनरेटर, वाटर, वो सारा जो प्रोड्यूस कर रही है वो वेव की प्रॉपर्टीज़ नीचे दिखा रही है। अब वाइब्रेशन अगर आप अलग तरीके से करेंगे तो कुछ अलग तरीके से उसके पैटर्न दिखाया जाएगा, सिंपल करेंगे तो सिंपल दिखाया जाएगा। ठीक हो गई बात, ये वाली बात क्लियर है। रिपल टैंक को अगर एक बार तुम उसकी थ्योरी पढ़ो एंड देन डायग्राम देखो तो तुम्हें सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। चलें जी, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ वेव मोशन। ये मैट्रिक की पुरानी बुक का टॉपिक है, कोई इतना इसमें ये नहीं है कि ये फेडरल बोर्ड का टॉपिक है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव है क्या, आर द वेव दैट ट्रेवल इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। याद रखना ट्रांसवर्स वेव हमेशा परपेंडिकुलर चल रही होती है, ठीक है। परपेंडिकुलर पैरेलल मेरे ख्याल में तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, सबको पता ही होता है व्हाट इज परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज पैरेलल। तो ट्रांसवर्स वेव जो हैं वो हमारे पास परपेंडिकुलर चल रही होती हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही होती हैं। ट्रांसवर्स वेव मोशन कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड, अ रिपल टैंक, वाइब्रेशन इन अ गिटार स्ट्रिंग। ये सारी चीज़ें परपेंडिकुलर होती हैं, दैट्स वाई इन सब में तुम्हें ट्रांसवर्स वेव दिखता है, ठीक है। व्हाट इज एम्पलीट्यूड, ये ट्रांसवर्स वेव से ही सिमिलर टॉपिक है, उसी से ही निकला हुआ है, दैट इज वाई मैंने इसको साथ में बता दिया। एम्पलीट्यूड को, क्रस्ट और ट्रफ को ही मैंने साथ बताया, अभी आगे देख लेना। एम्पलीट्यूड क्या है, इट इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मूव बाय अ पॉइंट ऑन अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट और मीन पोजीशन। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पैदा हो रही है वाइब्रेटिंग बॉडी की वजह से, या तो रेस्ट पॉइंट पे या मीन पोजीशन पे, उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। याद रखो ट्रांसवर्स वेव की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अपनी, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की अपनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ट्रांसवर्स वेव की जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक एम्पलीट्यूड है, आगे क्रस्ट और ट्रफ आएगा, और जो लॉन्गिट्यूडनल की हैं उसमें रेयर फ्रैक्शन वगैरह और वेवलेंथ वगैरह, ठीक है। तो अभी हम उसको देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें तो मैं न्यूमेरिकल्स में बड़ी काम आने वाली हैं। चलें जी, ये देखें, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है क्रस्ट और ट्रफ। क्रस्ट क्या है, जो अपर पार्ट ऑफ वेव है वो आपके पास क्रस्ट है, एंड व्हाट इज ट्रफ, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही है। इट इज अ पॉइंट ऑन अ सरफेस वेव वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम इज एट अ मैक्सिमम। यानी कि क्रस्ट हमारे पास अपर पार्ट है, एंड व्हाट इज द ट्रफ, ट्रफ हमारे पास वो है जहां पर वेव मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रही है, जिस जगह उसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है वो हमारे पास ट्रफ है। इसकी दूसरी पे आ जाओ आप, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जो पैरेलल चल रही होती हैं। अभी मैंने पढ़ाया था ट्रांसवर्स वेव वो परपेंडिकुलर थी, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारे पास पैरेलल चल रही होती हैं, ठीक है। और इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल हमारे पास है साउंड वेव। साउंड वेव हमेशा हमारे पास पैरेलल चल रही होती है, जो आवाज़ें हमारे कानों तक आके टकरा रही होती हैं वो सब का सब पैरेलल चल रहा होता है, ठीक है। कंप्रेशन पे आ जाएं। In the longitudinal wave, this is a region where the turns of the coil or particles are closer together than average. Compression वो जगह है, वो चीज़ है longitudinal waves के अंदर जहाँ पर जो particles हैं वो बहुत करीब करीब आ जाते हैं एक दूसरे के, ठीक है। यानी कि अगर waves हैं, कोई भी चीज़ है तो वो बहुत करीब करीब अगर आ रही है तो वो compression के अंदर है, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन हमने पढ़ लिया कि जब चीज़ें या पार्टिकल्स बहुत करीब करीब आ रहे हैं तो वो हमारे पास हैं कंप्रेशन, और यही चीज़ें अगर दूर जा रही हैं तो वो हमारे पास कहलाएंगी रिफ्रैक्शन। सिंपल सा डिफरेंशिएट है। जब पार्टिकल्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर करीब आ रहे हैं तो वो हमारे पास कहलाएंगे कंप्रेशन, जब वो दूर जा रहे हैं वो हमारे पास कहलाएंगे रिफ्रैक्शन। और कोई इसमें बात नहीं करनी, सिंपल सी इतनी सी बात है बस। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज या डिफाइन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव 3 है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स है। अगर तुम्हें पता हो कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज रिफ्रैक्शन, तो यही चीज़ वेव्स के अंदर भी लग जाती है। रिफ्लेक्शन क्या है, चाहे वो लाइट की हो चाहे वो किसी और चीज़ की हो,
कोई भी चीज़ सामने टकराने के बाद बाउंसिंग बैक ऑफ वेव इनटू सेम मीडियम बाय स्ट्राइकिंग अदर मीडियम, कोई भी वेव सामने एक मीडियम पे टकराई और वहां से टकरा के वापस आई, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। और रिफ्रैक्शन क्या होगा, यकीनन वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होगी। अभी हम देख लेते हैं उसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। चलें जी देखें, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। ठीक है भाई, अच्छा, when a wave enters from a region of deep water to a region of shallow water at an angle, the wave will change its direction। सिंपल सी बात, रिफ्लेक्शन में आपकी वेव टकरा कर वापस आ गई, बट इन रिफ्रैक्शन आपकी वेव एक रीजन से दूसरे रीजन में चली गई, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। यही बात मैंने भी आपको की थी। एंड व्हाट इज डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन का मतलब ये वेव्स का स्प्रेड होना, फैल जाना नियर एन ऑब्स्टिकल, किसी भी ऑब्स्टिकल के करीब, किसी भी रुकावट के करीब, उसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। ठीक है जी। व्हाट इज वेव्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें वेव्स कई सारी बातें हैं, तो अभी हम वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं। ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन इस वाले सवाल में जो एसआई यूनिट्स हैं उनका बहुत ध्यान से इसको समझ लेना, बिकॉज यही चीज़ें सारी की सारी तुम्हारे पास न्यूमेरिकल्स में आने वाली हैं। ठीक है, तो फॉलोइंग आर सम वेव्स कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1 पे मैंने टाइम पीरियड दे दिया है। इट इज़ अ टाइम टेकन फॉर एनी वन पॉइंट ऑन द वेव कंप्लीट वन एस्केलेशन। ठीक है, वो टाइम जो कि किसी भी वेव को कंप्लीट करने में लगे, एक चक्कर काटने में लगे, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। इसकी एसआई यूनिट होती है सिंपल सी सेकेंड्स, जो कि टाइम की होती है वही इसकी होती है। ठीक है, चलें जी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, उसी का पार्ट चल रहा है। इट इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस बाय अ सोर्स पर यूनिट टाइम। ये चेक करता है कि आपने कितने टाइम में कितनी वेव्स कंप्लीट की हैं। ठीक है जी, इसको मैंने नीचे थोड़ा सा और डिफाइन कर दिया कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, if the number of wave produced is equal to 1 and the time taken is equal to t, then f is equal to 1 upon t। सिंपल सी बात है भाई, एक वेव कंप्लीट हुई और टाइम कितना था, t था, तो हमने 1 upon t कर दिया। मिसाल के तौर पे 10 वेव्स हुई हैं 5 सेकेंड्स में, तो तुम 10 upon 5 कर दोगे। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो हर्ट्ज होती है। ठीक है, याद रखना न्यूमेरिकल्स के अंदर अगर तुमने यूनिट नहीं लगाई तो तुम्हारा एक नंबर बिल्कुल आसानी से कट जाएगा। ठीक है जी, तो एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है हर्ट्ज हमारे पास। वेव लेंथ हमारे पास क्या है, व्हाट इज वेव लेंथ, इट इज अ लीनियर डिस्टेंस बिटवीन दो क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस है, या एंड टू सक्सेसिव कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन के दरमियान का जो डिस्टेंस है, इसको हमने नाम दिया है वेव लेंथ का। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो सिंपल एम होती है, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है लैम्डा। ठीक है, वो मैंने अभी आगे एक डेरिवेशन की है, उसमें तुम्हें और क्लियर हो जाएगा कि इसकी वेवलेंथ होती क्या है, सॉरी इसका सिंबल होता क्या है। अच्छा जी, ये हमारे पास वेव स्पीड है। ठीक है, अब कहने को तो ये डेरिवेशन मैं नहीं समझता कि बोर्ड के पेपर में आएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत छोटी सी डेरिवेशन है, इसका बोर्ड के पेपर में आना बनता नहीं है। ठीक है, बट अभी जो असेसमेंट्स वगैरह आपके स्कूल में होंगे, कोई प्रीलियम्स वगैरह कुछ भी हो गया, तो उसमें शायद आ जाए, या प्रीलियम भी नहीं कह सकता मैं, असेसमेंट वगैरह में आ सकता है, मंथली टेस्ट में आ सकता है, जिसमें कि एक 2 चैप्टर्स के टेस्ट होते हैं, बट बोर्ड में इसका मुश्किल है। लेकिन ये डेरिवेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट, किस हवाले से, क्योंकि इसमें जो फार्मूला ड्राइव हो रहा है वो हमारे पास इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स में लग रहा है, अंटिल मेरे ख्याल से एक को छोड़ के। ठीक है क्या ये, इट इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ गिवन पॉइंट ऑन द वेव सच एज क्रस्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि वो बता रहे हैं कि वेव की स्पीड क्या है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है एक खास टाइम के अंदर। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये तो हमें पता ही है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, यानी कि एस अपॉन टी होता है, वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी। लेट अस कंसिडर फॉर अ वेव डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू, ये जो मैंने सिंबल बनाया लैम्डा का, दिस इज कॉल्ड द सिंबल ऑफ वेव लेंथ। याद रखना न्यूमेरिकल के अंदर हम इसको यूज करेंगे। एंड टाइम टेकन इज इक्वल टू टी, हमने पहली इक्वेशन बना ली है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, और इसी के अंदर हमने सारा काम करना है। हैंस s इज इक्वल टू लैम्डा, क्योंकि लैम्डा का भी डिस्टेंस होता है, सॉरी मीटर होता है, s का भी मीटर होता है, दोनों का काम एक ही है। ठीक है, तो हम s की जगह पर लैम्डा पुट कर देंगे और हम स्मॉल t को पुट करेंगे कैपिटल T की जगह पर। ठीक है, ये हम सिंपल सा काम कर रहे हैं, और उसके बाद हमने ये सारी वैल्यूज को पुट किया। नाउ पुटिंग अबव वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है हम देखते हैं। चलें ये देखें, जब हमने इसको पुट कर दिया, ठीक है,
तो ये हमारे पास बन गया v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। सॉरी, मैंने एक चीज़ शायद वो बता दी कि स्मॉल t की जगह पर कैपिटल T पुट करना था, ठीक है। v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी बन गया। और हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू 1 अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। चाहो तो ऐसे लिखो, चाहो तो ऊपर लिखो, एक ही बात है। बट नीचे लिखने की वजह और के बाद वाली जो वैल्यू है उसको लिखने की वजह क्या है, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि 1 अपॉन टी बराबर फ्रीक्वेंसी की होता है। अभी हमने ऊपर फ्रीक्वेंसी के अंदर पढ़ी है ये चीज़, ठीक है। अब जब 1 अपॉन टी एफ के बराबर है तो हमने एफ को पुट कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई, इसको मैंने बोल्ड कर दिया। नाउ v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसको हम ये भी कहते हैं कि रिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा, ठीक है। इसको भी कहा जाता है, सॉरी, आपका रिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है। इस डेरिवेशन का ये नाम भी है। और एसआई यूनिट में इसकी भाई यूनिट क्या होती है, इसकी मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। वो भाई ठीक हो गई ये बात। ये हमारे पास इस डेरिवेशन का अख्ताम है। और इस वाले फॉर्मूले को, ये जो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है, तुमने ऑलमोस्ट हर न्यूमेरिकल में इस चैप्टर के यूज़ करना है। इस बात को जहन में रखना, ठीक है। हर में आएगा ये, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है न्यूमेरिकल। मेरे ख्याल से आखिरी वाला टाइम पीरियड का जिसमें शायद नहीं आएगा, बाकी ये सब के सब में आना है। ठीक हो गई ये बात। नाउ हमारे पास पार्ट 1 का एंड होता है, ठीक है। दो चीज़ें रह गई हैं, एक तो डिफरेंशिएट रह गया है और एक हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक रह गया। इसके अलावा कुछ नहीं बाकी इस चैप्टर में, और उसके बाद आपके न्यूमेरिकल्स होंगे। तो हमने आज मैट्रिक सिंध बोर्ड का स्टार्ट कर दिया है इंशाल्लाह, और हम इसको कोशिश करेंगे कि हर ऑल्टरनेट डेज़ में इससे रिलेटेड वीडियोज़ डालते रहें। थ्योरी वाली वीडियोज़ में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट न्यूमेरिकल तो मैं आपको बहुत आसानी से सॉल्व करवा दूंगा इंशाल्लाह। एक वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। सिंध बोर्ड के, फेडरल बोर्ड के न्यूमेरिकल्स में शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि फेडरल बोर्ड के हर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स 10-10 हैं, ठीक है। बट सिंध बोर्ड में आगे जाके किसी चैप्टर में 6-6, 5-5 न्यूमेरिकल्स भी हैं, ठीक है। तो उसमें न्यूमेरिकल्स में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह इसके पार्ट 2 में, और फेडरल बोर्ड की वीडियो भी इंशाल्लाह आज रात तक या कल तक अपलोड हो जाएगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।